Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5 मुस्लिम लीग and its objectives। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मुस्लिम लीग कब बनी, मुस्लिम लीग क्यों बनी, मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम डिस्कस करेंगे जिसके लिए मुस्लिम लीग बनी थी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम वो सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे बेटा जो रेस्पॉन्सिबल थे किसकी ग्रोथ के लिए, कम्युनलिज्म की ग्रोथ के लिए। कम्युनलिज्म को हम हिंदी में सांप्रदायिकता कहते हैं। इसमें होता क्या है बेटा, एक रिलीजियस ग्रुप या एक कम्युनिटी अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा समझने लगती है और दूसरों को थोड़ा सा कमतर रखती है। मेरा धर्म तो सबसे अच्छा है, दूसरों के धर्म अच्छे नहीं हैं। ये होती है सांप्रदायिकता की भावना या कम्युनलिज्म की फीलिंग कि आप अपने रिलीजन को, अपने कम्युनिटी को सुपीरियर समझो, दूसरों को इन्फीरियर समझो। तो हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं या कौन से फैक्टर उस टाइम में रिस्पॉन्सिबल रहे कम्युनलिज्म की ग्रोथ के लिए, कि भाई फाइनली इंडिया में कम्युनलिज्म की ग्रोथ हुई कैसे। ठीक है, हम तो वो कंट्री थे जो सबके साथ मिलजुल के रहते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि सांप्रदायिकता हमारी कंट्री में स्ट्रॉन्ग होल्ड गेन करने लग गई। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे इवेंट्स को, वो सारे फैक्टर्स को जिनकी वजह से मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ। फिर हम मुस्लिम डेपुटेशन को पढ़ेंगे। डेपुटेशन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसा हम लोगों का ग्रुप बना देते हैं जो हमारे बिहाफ पे या हमारी कम्युनिटी के बिहाफ पे अपनी बातों को किसी के सामने रखेगा। तो मुस्लिम डेपुटेशन, इसकी प्रिंसिपल डिमांड्स क्या थी, वायसरॉय का क्या एश्योरेंस था इनको, और फाइनली हम देखेंगे मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन को। तो बेटा हम सब जानते हैं और इतनी हिस्ट्री तो आप सब ने अब तक पढ़ ली है कि आपको ये पता है कि हमारी जो कंट्री इंडिया है उसमें डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप, हमारे कंट्री में जितनी भाषाएं हैं इतनी भाषाएं आपको दुनिया की किसी कंट्री में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम सब को एग्जिस्ट करते थे, साथ में रहते थे इंडिया में फॉर सेंचुरी, सदियों से बोले तो हम सदियों से भी आगे जा सकते हैं, हज़ारों सालों से हम साथ में रहे हैं। भले ही अलग अलग भाषाओं के लोग हों, अलग अलग धर्मों के लोग हों, ठीक है, को एग्जिस्टेंस था, लोग साथ में रह रहे थे। जब रिवोल्ट हुआ 1857 का, तो हम लोगों ने देखा हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। ठीक है, हिंदू का भी मुस्लिम उस टाइम में ब्रिटेन ही था, मुस्लिम का दुश्मन भी उस टाइम ब्रिटेन ही था। ये दोनों साथ में आए, इन लोगों ने एक ग्रैंड अलायंस बनाया और अपने फॉर्मिडेबल एनिमी को हराने के लिए साथ में एकजुटता से लड़ाई की, है ना बेटा। जिस हिंदू मुस्लिम यूनिटी को देखकर अब तक हम खुश हो रहे थे, आगे आने वाले सालों में हम लोग देखेंगे कि वो सारी चीज़ें टूटती हुई दिखेंगी, बिखरती हुई दिखेंगी, हिंदू मुस्लिम डिसयूनाइट होते दिखेंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें थी उनमें एक चेंज आया टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ 19th सेंचुरी। जब 19th सेंचुरी का अंत हो रहा था, 19th सेंचुरी ख़त्म हो रही थी, तो उस टाइम में हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम के बीच में एक क्या बोलना चाहिए, ट्रेंच बनने लग गई है, खाई बनने लग गई है। When along with the rise of nationalism, जहाँ एक तरफ राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, राइज हो रहा है नेशनलिज्म का, वहीं हम देख रहे हैं कि कम्युनलिज्म भी एक अगली फेज को ले रही है। ठीक है, देखो नेशनलिज्म इज़ गुड, नेशनलिज्म की आज भी हम बात करें तो बहुत अच्छा है बेटा, पर कम्युनलिज्म ना पहले अच्छा था और ना आज अच्छा है। ठीक है, आज भी हम लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है। अगर चाइना हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम सब मिलजुल के उसका मुकाबला करेंगे, इंडियन आर्मी को सपोर्ट करेंगे ना। पर कम्युनलिज्म को हम कभी भी किसी भी फॉर्म में सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा ही उस टाइम में भी था कि भाई नेशनलिज्म का तो राइज हो रहा था, ये एक बहुत अच्छी बात थी, पर साथ ही साथ हम देख रहे थे अगली हेड को किसके, कम्युनलिज्म के। सांप्रदायिकता बेटा कभी भी किसी भी फॉर्म में अच्छी नहीं है। अब बेटा हम लोग वो फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो रेस्पॉन्सिबल थे कम्युनलिज्म की ग्रोथ के लिए, कहाँ पर, इंडिया में। तो बेटा कोई एक आध रीज़न नहीं था जिसकी वजह से मुस्लिम लीग बना हो, एन नंबर ऑफ रीजंस थे, वेरियस रीजंस थे जिनकी वजह से फॉर्मेशन हुआ किसका, मुस्लिम लीग का। ठीक है, तो पहला तो जो रीज़न है बहुत ही ऑब्वियस है, हम सबको पता भी है, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पॉलिसी अपनाई, कौन सी पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, कि हिंदू मुस्लिम को लड़वा दो और इनके ऊपर रूल करते रहो। तो जब रिवोल्ट हो गया 1857 का, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने
डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स सब खुद डरने लगे थे कि भाई अगर हिंदू और मुस्लिम ऐसे ही यूनाइटेड रहे तो एक दिन ये आज़ाद हो जाएंगे, तो इससे बेटर है कि इनको। अब बेटा ये जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, ब्रिटिशर्स इसे क्यों यूज़ कर रहे थे, क्या पर्पस था उनका? उनका सिर्फ एक ही पर्पस था कि भाई हमें पावर में बने रहना है, और हमें पावर में बने रहना है तो एक रिफ्ट बना देना चाहिए उन सारे सेक्शंस के बीच में, उन सारी कम्युनिटीज़ के बीच में जो कहीं ना कहीं यूनाइट होके हमारे लिए थ्रेट का काम करेगी। ठीक है, अगर हमें लगता है कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर ब्रिटिशर्स को भगा सकते हैं तो हम हिंदू और मुस्लिम को लड़वा दें। अगर हमें लगता है हिंदू और सिख मिलकर ब्रिटिशर्स को भगा सकते हैं तो हम हिंदू और सिख को लड़वा दें। दिस वॉज द बेसिक मोटो ऑफ ब्रिटिशर्स बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, कि भाई हमें सत्ता में, हमें पावर में बने रहना है तो रिफ्ट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। किसके बीच में? वेरियस सेक्शंस के बीच में, जो अगर यूनाइट हो गए तो किसके अगेंस्ट में काम करने लग जाएंगे? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में काम करने लग जाएंगे, और इनकी यूनिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट होगी ब्रिटिशर्स के लिए। तो इनके बीच में एक खाई बना दो, एक दरार बना दो। रिफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा? दरार। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने इस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में खेला। ठीक है, कैसे किया इन्होंने ऐसा, फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने बीज बो ही दिए। सीड्स का मतलब होता है बीज, सो करने का मतलब होता है बो देना। किसके? डिसयूनिटी के। किस किस के बीच में पहले ये डिसयूनिटी क्रिएट कराना चाहते थे? हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। ओवर 3 decades आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ द मुस्लिम्स वर ट्रीटेड विथ सस्पिशंस। बेटा 3 डिकेड्स तक रिवोल्ट के बाद जो मुस्लिम थे उन्हें शक की नज़रों से देखते थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा शक करते थे मुस्लिम्स के पीछे। उनको ऐसा लगता था कि जो रिवोल्ट हुआ ना, उसमें जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स थे, जो इम्पोर्टेंट प्लेयर थे, वो मुस्लिम ही थे। तो मुस्लिम को हमेशा शक की नज़र से देखा कि उसने ब्रिटिशर्स ने रिवोल्ट के बाद। और ब्रिटिशर्स का ये मानना था भाई कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो किसकी वजह से ही हुआ है? मुस्लिम्स की वजह से ही हुआ। दे हेल्ड देम गिल्टी ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। मुस्लिम्स को रिवोल्ट ऑफ 1857 के पीछे का रीज़न ब्रिटिशर्स मानते थे कि भैया ये मुस्लिम ही हैं जिनकी वजह से ये हुआ। इनफैक्ट मुस्लिम्स वर सप्रेस सिस्टमेटिकली, और फिर ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को प्रॉपर वे में सप्रेस करना स्टार्ट किया, ब्रूटल सप्रेशन स्टार्ट किया। किसका? मुस्लिम्स का। ग्रेजुअली जो एंटायर सीन था वो चेंज होने लग गया। जैसे जैसे कांग्रेस मूवमेंट करने लगी, कांग्रेस की मूवमेंट ने फोर्स को गेन करना चालू किया, गवर्नमेंट ज़्यादा हिंदुओं से नफरत करने लगी। ठीक है, अब मुस्लिम से वो थोड़ा सा ठीक हो गई, पर अब क्योंकि कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही थी, लोगों का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा था, तो अब मुस्लिम से फोकस, अटेंशन हटा के अंग्रेज़ों ने किस पे दिया? हिंदूज पे दिया। अब वो कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से डिससेटिस्फाइड हैं। ठीक हुई बात। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें तो फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि जो बीज थे वो बो दिए गए थे हिंदू और मुस्लिम में नफ़रत पैदा करने के, अंग्रेज़ों ने। रिवोल्ट के 3 डिकेड्स तक, मतलब 1 डिकेड में 10 साल होते हैं, तो 3 डिकेड्स मतलब 30 सालों तक अंग्रेज़ मुस्लिम्स को हमेशा सस्पिशंस, मतलब शक की नज़रों से देखते रहे। हमेशा उन्होंने मुस्लिम्स को रीज़न माना कि भाई रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था तो उसके पीछे मुस्लिम ही ज़िम्मेदार थे, और वो मुस्लिमों का सिस्टमैटिकली सप्रेशन कर रहे थे, उन्हें अच्छे से नहीं जीने दे रहे थे। बेटा अब हम धीरे से देखते हैं कि एक टाइम ऐसा भी आया कि जब अंग्रेज़ों ने मुस्लिम्स पे से पूरा ध्यान हटा के सिर्फ पूरा ध्यान कांग्रेस पे लगाया, क्योंकि उन्हें लगने लगा यार कांग्रेस तो बढ़िया काम कर रही है, बहुत सारे लोग इसके साथ एसोसिएट होते जा रहे हैं, नए नए मूवमेंट ये लोग लेके आते हैं, तो ऐसा ना हो हम मुस्लिमों पे ध्यान लगाते रह जाएं और कांग्रेस हमारा पत्ता साफ कर दे। तो इन लोगों ने अपनी अटेंशन को मुस्लिम से किसकी तरफ डाइवर्ट किया? हिंदूज़ की तरफ डाइवर्ट किया, और बेसिकली किसकी तरफ डाइवर्ट किया? कांग्रेस की तरफ। तो जितनी हेट्रेट उनकी अब तक मुस्लिम्स की टुवर्ड्स थी, अब वो किस पे शिफ्ट हो गई? कांग्रेस पे शिफ्ट कर गई। ठीक है, ग्रेजुअली जो पूरा सीन था वो चेंज हो गया। कांग्रेस जैसे जैसे मूवमेंट करती गई, कांग्रेस को जैसे जैसे फेम मिलता गया, जैसे जैसे कांग्रेस के मूवमेंट को फोर्स मिला, वैसे वैसे गवर्नमेंट की हेट्रेट किसकी तरफ आ गई? हिंदूज़ की तरफ, कांग्रेस की तरफ, है ना। देन
सेकेंड पॉइंट, जो गवर्नमेंट थी वो हमेशा ट्राई करती थी कि मुस्लिम्स को दूर रखा जाए किससे, कांग्रेस से। गवर्नमेंट चुन चुन के ऐसे काम करती थी कि मुस्लिम्स कांग्रेस से ज़्यादा ना मिलें, कांग्रेस के साथ ज़्यादा ना बैठें। बेटा जो सर सैयद अहमद खान थे और थियोडोर बैक, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल थे मोहम्मदन कॉलेज एट अलीगढ़ के, अलीगढ़ के कौन सा कॉलेज बेटा, मोहम्मदन कॉलेज, उनके जो फर्स्ट प्रिंसिपल थे जिनका नाम था थियोडोर बैक और सर सैयद अहमद खान, जो कि एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे। मुस्लिम कम्युनिटी में ये बहुत सारे रिफॉर्म लेके आए, इन्होंने पर्दा सिस्टम को हटाने की बात की, इन्होंने एजुकेशन की बात की, साइंस की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की। ये सर सैयद अहमद खान यहाँ पर थोड़ा-सा चूक गए और ये अपने लोगों को हमेशा यही समझाते रहे कि भई ये जो कांग्रेस है ये हिंदुओं का ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आपको हर कॉस्ट पे अवॉइड करना है। ऐसा मुस्लिम भाइयों को समझाने का काम किसने किया? सर सैयद अहमद खान ने और थियोडोर बेक ने, ठीक है? तो सरकार हमेशा चाहती थी कि भैया मुस्लिम कांग्रेस से दूर रहें और वो ऐसा करने में बिल्कुल सफल रही, क्योंकि उन्होंने 2 लोगों को पकड़ा, एक थे सर सैयद अहमद खान और एक थे थियोडोर बैक, और इनको बोला कि भई कांग्रेस तो हिंदुओं की है, आपके लोग इनको क्यों सपोर्ट करते हैं, आप कुछ करो। और इन लोगों ने भी वैसा ही किया जैसा अंग्रेज़ों ने कहा। देन पार्टीशन ऑफ, बेटा अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट। ना चाहते हुए भी बेटा बंगाल का डिवीज़न तो हो गया। बंगाल जो एक प्रोविंस था उसे 2 में डिवाइड कर दिया गया। एक बना ईस्ट बंगाल और दूसरा बना वेस्ट बंगाल। आज का वेस्ट बंगाल जिसकी सीएम है ममता बनर्जी, और ये जो ईस्ट बंगाल है बाद में बना था ईस्ट पाकिस्तान, और उसके बाद में आज करंट डे की बात करें तो आज ये है बांग्लादेश, ठीक है। तो हमारे एक प्रोविंस जिसका नाम था बंगाल, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, बंगाल को तोड़कर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हुआ ईस्ट बंगाल जो बाद में जाके ईस्ट पाकिस्तान बना और आज उसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और एक है वेस्ट बंगाल जिसकी सीएम आज ममता बनर्जी हैं, ठीक है बात। और ये जो ईस्ट और वेस्ट बंगाल में बंगाल को डिवाइड किया गया था, ये क्यों किया गया था? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अंतर्गत, ठीक है। ब्रिटिश अपनी एक पॉलिसी इंडिया में खेलना चाहते थे जो कि थी डिवाइड एंड रूल, कि भाई हिंदू और मुस्लिम्स को लड़ा दो, ये हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहेंगे और हम रूल करते रहेंगे, ठीक है। देखो जो पार्टीशन था बंगाल का वो क्लियर एग्जाम्पल था, किसका क्लियर एग्जाम्पल था? उस पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसकी एप्लीकेशन का, ठीक है। अंग्रेजों ने एक पॉलिसी बनाई डिवाइड एंड रूल, आपस में लड़वा और खुद रूल करते रहो। इस पॉलिसी की क्लियर एप्लीकेशन हमको देखने को मिली कहाँ पर? बंगाल के पार्टीशन में। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, और मुस्लिम्स को ये एक्सप्लेन किया कि भाई देखो हम तुम्हारे बहुत बड़े हितैषी हैं, हम बंगाल को सिर्फ इसीलिए 2 भागों में तोड़ रहे हैं, इसलिए 2 भागों में बांट रहे हैं कि हम एक प्रोविंस बना पाएँ, किसके लिए? मोहम्मदीन के लिए, मुस्लिम्स के लिए एक राज्य बना पाएँ, क्रिएट कर पाएँ, इसीलिए हम बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं। होप आपको थर्ड पॉइंट क्लियर होगा बेटा। अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। बेटा मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो एजुकेशनली भी बैकवर्ड थी और इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड थी। देखो अगर आप एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है टाइम बीइंग आप इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड हो जाएंगे। अगर हम आज के सिनारियो को देखें बेटा तो अच्छी जॉब्स, अच्छे स्टार्टअप्स कौन ओपन कर पाएगा? जो एजुकेशनली साउंड होगा, जिसने अच्छे एजुकेशन को लिया होगा। जब आप अच्छी एजुकेशन को ही नहीं लोगे तो आपको इकोनॉमिक फ्रंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा जो मुस्लिम्स ने फेस की। बेटा अगर हम आज भी इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें ना, ईरान, इराक, यमन, ओमान, अफ़गानिस्तान, ये कंट्रीज़ आज भी वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं, ठीक है। टिल डेट आज तक ये लोग वेस्टर्न एजुकेशन को, वेस्टर्न क्लोथ्स को, वेस्टर्न ड्रेसेस को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो भाई हम तो अब बात इस चैप्टर में कब की कर रहे हैं? आज से 150 साल 200 साल पुरानी बात कर रहे हैं ना। जो 19th सेंचुरी वो कौन सा पीरियड है? जो 1801 से शुरू होगा और 1900 पे ख़त्म होगा। हम इस टाइम की बात कर रहे हैं।
तो इस टाइम में आपको लगता है क्या कि इस्लाम वेस्टर्न एजुकेशन को पसंद करता होगा? नहीं बेटा, बिल्कुल इस्लाम कभी भी वेस्टर्न एजुकेशन को पसंद नहीं करता था, वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ को वो पसंद नहीं करता था। तो इस्लाम इंडिया में शुरुआत के 19 सेंचुरी के शुरुआत के 70 साल मत बोले तो 1870 तक लगभग वॉर में रहा, एक विचारों में मतभेद रहा मुस्लिम स्कॉलर्स और वेस्टर्न एजुकेशन के बीच में। जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे वो वेस्टर्न एजुकेशन को करप्ट मानते थे, वो वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो इस्लाम इंडिया में ड्यूरिंग द फर्स्ट 70 ईयर्स ऑफ 19 सेंचुरी के फर्स्ट 70 ईयर बोले तो 1870 तक ऑलमोस्ट वॉर में था, एक वैचारिक मतभेद था, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। किस किस के बीच में? वेस्टर्न एजुकेशन और इस्लाम के बीच में। इस्लामिक स्कॉलर्स आज भी वेस्टर्न एजुकेशन को पसंद नहीं करते हैं, और इस वजह से बेटा जो गैप था हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में वो और बढ़ता गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हिंदूज जिनके पास उस टाइम में फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना चालू किया, वेस्टर्न एजुकेशन देना चालू किया। बेटा जितनी भी पॉलिटिकल लीडर्स को आप अभी जानते हो, पॉलिटिकल लीडर्स अगर मैं बोलूँ फ्रीडम फाइटर्स हमारे इंडिया के, जितने भी नाम आपको याद आएंगे जिनको आप उंगलियों पे गिनोगे उसमें से 90% वेस्टर्न एजुकेशन लिए हुए लोग थे। भले वो महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ठीक है, इन सब ने वेस्टर्न एजुकेशन को लिया, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे रहे और फिर फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया। तो क्योंकि हिंदूज ने इजीली अडॉप्ट कर लिया था वेस्टर्न एजुकेशन को, मुस्लिम्स इस चीज़ को नहीं कर पा रहे थे, तो इनके बीच में गैप इस बात को लेकर भी था। बाद में सर सैयद अहमद खान के एफर्ट्स की वजह से, तैयब जी की एफर्ट्स की वजह से मुस्लिम लोगों ने भी वेस्टर्न एजुकेशन को एम्ब्रेस करने की कोशिश की, अडॉप्ट करने की कोशिश की, इस न्यू लर्निंग को वेलकम करने की कोशिश की। बट इवन नाउ, पर आज तक दे वर गोइंग टू स्लोली। फिर से बताऊंगी, भले ही ईरान हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, यमन हो, ओमान हो, मैक्सिमम पार्ट सऊदी अरेबिया का हो, बेटा आज भी ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन को। कुछ लोग ग्रेजुअली थोड़ा सा इसके सपोर्ट में आए, पर वो बहुत स्लो प्रोसेस था, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज़ जो थे, हिंदूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसीज़ हैं, इन्होंने तो वेस्टर्न एजुकेशन को दिल खोल के वेलकम किया, अपने आप को एजुकेटेड बनाया और आज अच्छी अच्छी पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। बेटा यहाँ पर जो हिंदूज, क्रिश्चियंस और पारसीज लिखा है, ये इंडिया के एस्पेक्ट में लिखा है कि इंडिया में रह रहे क्रिश्चियन, इंडिया में रह रहे पारसी, इंडिया में रह रहे हिंदूज, इन सब लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन को हमेशा वेलकम ही किया है। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जो मुस्लिम्स थे उनका ये बिलीव था कि गवर्नमेंट को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएंगी, थोड़े रिवॉर्ड्स मिलेंगे, थोड़े ऑनर्स मिलेंगे। इस वजह से भी कम्युनलिज्म इंडिया में ग्रो कर गया। देखो हिंदू मुस्लिम्स में, मुस्लिम्स पहले ही अपने आप को एलिनिएटेड फील करते थे, बाद में उन्हें ऐसा लगने भी लगा कि यार सरकार को अगर हम सपोर्ट करें तो गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू गिव अस जॉब्स, रिवॉर्ड्स, है ना, हमें हमारा थोड़ा वेटेज बढ़ जाएगा। तो हमेशा मुस्लिम किसके पास जाके खड़े हो जाते, इंग्लिश मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाके खड़े हो जाते। और कहीं ना कहीं हिंदूज़ को ये बात समझ में नहीं आती भाई कि हम तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मुस्लिम बार बार जाके क्यों ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने लगते हैं, और गैप इनके बीच हमेशा बढ़ता ही रहा। अब हम पढ़ेंगे जनरल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री, कंट्री की जनरल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। देखो बेटा एक टाइम था जब इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड में एक बहुत बढ़िया शेयर हुआ करता था, पर ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, इंडिया को धीरे धीरे करके इन्होंने एक्सप्लॉइट करना चालू किया, हमारी वेल्थ को ड्रेन करके अपनी कंट्री में ले गए, तो हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते गए। हम जो हर चीज़ के प्रोड्यूसर्स थे, फाइन कॉटन प्रोड्यूस करते थे जिसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड थी, उस कॉटन के हम इम्पोर्टर बन के रह गए। इस तरीके से हमारी इकोनॉमी को छोड़ा किसने, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जनरल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस।
तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया इंडिया के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को। हमारे जितने भी आर्थिक स्रोत थे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, सबको एक्सप्लॉइट करने का काम किसने किया? ब्रिटिशर्स ने किया। इस वजह से हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। बेटा वो वीवर्स जो साड़ियाँ बनाते थे, क्लॉथ बनाते थे, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि यहाँ से इंडिया से कॉटन कहाँ जाने लगा? इंग्लैंड जाने लगा, जहाँ पर इस कॉटन से मशीन क्लॉथ बनाती थी। अब बेटा अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, तो अब सी बात है, पावर्टी तो बढ़ेगी, गरीबी तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना। पावर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। अगर आप बेरोजगार हो, आपके पास कोई काम करने को नहीं है, तो अल्टीमेटली आप क्या बन जाओगे? गरीब। पावर्टी आएगी। हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट भी आया, उसके पीछे पीछे पावर्टी भी आई, वो भी ट्रिमेंडसली बहुत बड़े अमाउंट में। जो माइनॉरिटीज़ थी, स्पेशली उसमें से जो मुस्लिम्स थे, वो ये सोचने लगे कि भाई अब हमारे पास तो एक ही रास्ता बचा है कि हमें रिजर्वेशन मिले, और इन रिजर्वेशन से जो हमें जॉब्स मिलेंगी वही हमें इस दुख भरे, परेशानी भरे जीवन से लिबरेट करेंगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जब ब्रिटिशर्स सिस्टमेटिकली हमारी सारी इंडस्ट्रीज़ को बंद कर रहे थे, हमारे रॉ मटेरियल को इंग्लैंड पहुँचा रहे थे और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट को इंडिया मंगा रहे थे, तो इस दौरान हमारे बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। बहुत सारे लोग पॉवर्टी में फंस गए, गरीबी के चंगुल में फंस गए। ऐसे में जो मुस्लिम्स थे वो सोचते थे यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, थोड़ी सी ब्रिटिशर्स की जी हजूरी कर लो, कम से कम वो हमें रिजर्वेशंस देंगे और उस रिजर्वेशन की दम से हमें जॉब्स तो मिलेंगी, हमारी जो मिस्ट्री है, हमारी जो तकलीफ़ें हैं, जो दुख है, जो गरीबी है, वो तो दूर होगी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है पेनफुल इम्पैक्ट ऑफ कम्युनल इंस्ट्रक्शन इन हिस्ट्री। पेनफुल का मतलब होता है बेटा एडवर्स, है ना, बैड इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट। फिर से मैं बताना चाहूँगी, ये जो वर्ड पेनफुल है इसका मीनिंग होता है एडवर्स, ठीक है, हार्मफुल और डिस्ट्रक्टिव। तो अब हम पढ़ेंगे भाई कि ये जो हिस्ट्री थी उसमें जो कम्युनल इंस्ट्रक्शन थे उनका कितना बुरा प्रभाव पड़ा है, कितने हार्मफुल इम्पैक्ट हमको देखने को मिले हैं। बेटा हमारी जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो एनकरेज करता है रिलीजियस इंटॉलरेंस को। हमारी हिस्ट्री बुक्स को इस तरीके से लिखा गया, उनमें इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया जो रिलीजियस इंटॉलरेंस को बढ़ाती गई, ठीक है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमारी हिस्ट्री में जो हमने कम्युनल इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसके हम एडवर्स इम्पैक्ट को पढ़ेंगे। बेटा एक टाइम ऐसा भी हो सकता था कि हम वो सारी चीज़ें जो नेगेटिव इम्पैक्ट वाली थी, जो कहीं कम्युनल रायट्स क्रिएट कर सकती थी, हम उन्हें हटा सकते थे, पर हमने ऐसा नहीं किया, है ना। तो रिलीजियस इंटॉलरेंस को बढ़ाने वाली, प्रोत्साहित करने वाला बहुत सारा मटेरियल हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में है। फर्स्ट, जो ब्रिटिश ऑथर थे उन्होंने मुस्लिम्स को कहा कि वो डिसेंडेंट हैं टर्क्स के, तुर्कों के, मुगल्स के। तो जितने भी मुस्लिम्स इंडिया में रह रहे थे, ब्रिटिशर्स ने जब हिस्ट्री लिखना चालू की तो उन्होंने चुन चुन के उस हिस्ट्री बुक में क्या लिखा कि भाई तुम मुस्लिम लोग तुर्कों के, टर्क्स के डिसेंडेंट हो, मुगल्स के डिसेंडेंट हो। और अगर हम तुर्कों की बात करें, मुगल्स की बात करें, तो ये दोनों ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया को कैप्चर किया, इन्वेड किया, प्लंडर किया, है ना। सो हु हैड कैप्चर्ड इंडिया फ्रॉम हिंदूज, भले ही तुर्क हो, मुगल हो, दोनों ने ही इंडिया को कैप्चर किया, इंडिया को प्लंडर किया, इन्वेड किया और अपने आप को रिच बनाया। ऐसा हमको ब्रिटिश टेक्स्ट पढ़ाती हैं, ठीक है, कि भाई इंडिया तो हिंदुओं का था, उसे हिंदुओं से छीना है तुर्कों ने, मुस्लिम मुगल्स ने, और आज का जो मुस्लिम है वो वही है, उन्हीं का ही डिसेंडेंट है। दे ऑल्सो गेव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ क्रूएलिटी। और बेटा आज भी हिस्ट्री की बुक में देखोगे तो आपको लिखा होता है कि कैसे 17 टाइम महमूद गजनी ने इंडिया के नदन पार्ट को लूटा, मंदिरों को लूटा, इंक्लूडिंग सोमनाथ टेम्पल। तो चुन चुन के ब्रिटिश इतिहासकारों ने, इंग्लिश हिस्टोरियंस ने, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने
डिटेल्ड में अकाउंट दिया है उन सारी क्रुएलिटी का जो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स ने की है, मुगल्स ने की है, तुर्कों ने की है, किसके ऊपर? हिंदू सब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है बेटा, ये जो वर्ड क्रुएलिटी है इसका मतलब होता है निर्ममता, क्रूरता। तो जितना भी मुस्लिमों ने हमारे पर अत्याचार किया है, जितनी क्रूरता हमें दिखाई है, उस सब को ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने बहुत ही अच्छे से लिखा है। तो ये पॉइंट क्लियर है क्या? चलो सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सच अ कम्युनल वर्जन ऑफ हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री का ये जो कम्युनल वर्जन है ये हमेशा ऑफेंड करता है हिंदू माइंड को। ठीक है, कितनी बार बेटा सच में प्रॉब्लम होती है जब हम क्लास 7th में हिस्ट्री पढ़ाना, जब बच्चों को मिडेवल हिस्ट्री पढ़ाना जब बच्चों को चालू करते हैं और कोई मुस्लिम बच्चा हमारे सामने बैठा हुआ होता है, तो हम कई बार सच में चीज़ों को उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हमें हमें बार बार सोचना पड़ता है कहीं ये बच्चा किसी चीज़ को माइंड ना कर ले। तो ये जो कम्युनल वर्जन हमें दिया गया है हमारी हिस्ट्री का, वो हिंदू माइंड को तो ऑफेंड करता ही है, पर उन हिंदुओं में जो एक मुस्लिम बच्चा बैठा होता है वो भी कहीं ना कहीं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। ठीक है, देयर इमीडिएट रिएक्शन वॉज, इफ द मुस्लिम रूल्ड फॉर 700 ईयर बिफोर द ब्रिटिश। भाई ब्रिटिश के पहले 700 साल तो हमारे ऊपर कौन रूल कर रहे थे? हाँ, मुस्लिम कर रहे थे। तो ये तो गलत बात है। ब्रिटिश रूल के पहले 700 ईयर्स तक इंडिया को किसने रूल किया? मुगल्स ने। और उसके पहले 2500 साल पहले कौन रूल कर रहे थे बेटा? हिंदूज। इनफैक्ट जो हमारी हिस्ट्री है, भाई कम से कम हमारी हिस्ट्री ऐसी ना बने, इनफैक्ट हिस्ट्री शुड नॉट बिकम, कम से कम हमारी हिस्ट्री ऐसी ना बने बेटा जो अनवांटेड इल असॉर्टेड इन्फॉर्मेशंस को हमारे स्टूडेंट्स के, हमारे पीपल्स के दिमाग में भरे। ठीक हुई बात? विद्यार्थियों के दिमाग में गलत, इल असॉर्टेड, कुछ भी छोटी मोटी कहानियाँ। अच्छा, अनवांटेड हम इसलिए बोल रहे हैं, इन चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिस्ट्री बुक में ऐसा ही सब कुछ रखेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं, आपको लगता है कि वो आगे जाके हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बिलीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें कुछ चैप्टर्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एलिमिनेट कर देना चाहिए। ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि भाई हमारी हिस्ट्री को एक ऐसा टूल नहीं बनना चाहिए जो स्टूडेंट्स के जो माइंड्स हैं उसमें अनवांटेड इन्फॉर्मेशन को, इलअसॉर्टेड इन्फॉर्मेशन को फिल करे। बट यहाँ पर जो वर्ड है अनवांटेड, अनवांटेड का मतलब होता है जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और इल असॉर्टेड, इसमें जो वर्ड असॉर्टेड है इसका मीनिंग होता है मिश्रित, मिलावटी, मिश्रित मिलावटी। ठीक है, और इस मिश्रण में, इस मिलावट में भी इल मतलब खराब मिलावट। ठीक है, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनका होना। तो भाई हिस्ट्री हमारी कभी भी ऐसा टूल नहीं बननी चाहिए जो बच्चों के फ्यूचर को ख़राब करे, उनको मिसगाइड करे, मिस इन्फॉर्मेशन उनके दिमागों में फीड करे। नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उन्होंने फाइनली अपने नेशनलिज्म को, अपने राष्ट्रवाद को एक हल्का फुल्का रिलीजियस मतलब धार्मिक रंग दे ही दिया। रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, और ये जो वर्ड टिंज है इसका मीनिंग होता है कलर। ठीक है, हल्की रंगत। तो हल्का रंग अब हमारे नेशनलिज्म में किसका भी मिलने लगा? धर्म का, रिलीजन का। क्लियर है? अब जो हमारे तिलक थे उन्होंने गणपति फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, असर्टिव नेशनलिस्ट ने क्या किया बेटा? नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को धार्मिक रंग देना चालू कर दिया। तिलक जी ने गणपति पूजा सेलिब्रेट करना चालू कर दी, गणपति फेस्टिवल मनाने लगे। आज हम जो देखते हैं ना कि हम लोग पंडाल में रोज़ के ऊपर गणपति जी की मूर्तियाँ बिठाते हैं, पहले ऐसे नहीं होता था। ये स्टार्ट तिलक ने किया बेटा, टू राउज पीपल टू एक्ट ऑफ हीरोइज्म। बेटा लोग हीरो की तरह उनके अंदर हीरोइज्म को जगाने के लिए उन्होंने, तिलक ने रिवाइव की शिवाजी के बैटल्स की मेमोरी। ठीक है, तिलक का एक ही मोटो था कि कैसे भी करके लोगों के अंदर नेशनलिस्टिक फीलिंग को लेके आना है,
वो उठें, खड़ें और लड़ें। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए शिवाजी के जितने भी बैटल्स थे, उनकी जो मेमोरीज़ थी, उनको रिवाइव करना चालू किया, सो दैट पीपल कैन एक्ट एज़ हीरोज़। ये जो वर्ड रोज़ लिखा है, इसका मतलब होता है जगाना। कैसे जो हमारे शिवाजी थे, उन्होंने मुग़ल एम्पायर के अगेंस्ट में लड़ाई की। विपिन चंद्रपाल श्री कृष्ण को रिगार्ड करते थे एज इंडियाज सोल। वो बोलते थे जो श्री कृष्ण है वही भारत की आत्मा है। तो मतलब अब कहीं ना कहीं रिलीजन जुड़ने लगा है नेशनलिज्म से। नन ऑफ दीज लीडर्स वॉज कम्युनल इन हिज आउटलुक। अगर हम आउटलुक की बात करें तो बेटा इनमें से कोई भी लीडर बहुत कम्युनल नहीं था। बहुत कम्युनल क्या, कम्युनल था ही नहीं। बट जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्लेवरली काम किया, इन चीज़ों को एडवांटेज इस तरीके से उठाया कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में कंट्रोवर्सी करा सके। मेरी बात सुनो, अगर तिलक ने गणपति फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया तो उसके पीछे उनका मोटो ये नहीं था कि वो मुस्लिम्स को थोड़ा इन्फीरियर दिखाना चाहते थे या उन्हें कुछ बताना चाहते थे, ऐसा नहीं था। साथ ही साथ जब शिवाजी की कहानियाँ जब वो लोगों को सुना रहे थे कि इन्होंने मुगल्स के साथ ऐसे बैटल लड़े, तो वो मुस्लिमों को कुछ भी सुनाना, दिखाना, समझाना नहीं चाहते थे। वो तो एक ऐसे हीरो को लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते थे जो एक नॉर्मल व्यक्ति था, पर बाद में उसने अपनी देश के लिए काम किया। ऐसे बिपिन चंद्रपाल बोलते थे कि हमारी भारत की आत्मा श्री कृष्ण है। इनमें से कोई भी लीडर कम्युनल नहीं था, ना ही तो वो कम्युनल रायट चाहता था, पर इस पोजीशन का, इनके इन कामों का एडवांटेज ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उठाया, बहुत ही चतुरतापूर्ण काम किया और हिंदू मुस्लिम में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे सर सैयद अहमद खान को और अलीगढ़ मूवमेंट को। अगर हम शुरुआती दौर में देखें तो जो सर सैयद अहमद खान थे वो बहुत ही प्रोग्रेसिव नेशनलिस्ट थे, प्रगतिशील राष्ट्रवादी थे। उनके अकॉर्डिंग अगर हम इंडिया को दुल्हन मान लें तो इस दुल्हन के, इंडिया रूपी दुल्हन के दो आंखें थी, हिंदूज़ और मुस्लिम्स। मतलब ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे शुरुआती दौर में। फिर से ध्यान से सुनो, अगर हम सर सैयद अहमद खान की शुरुआती दौर की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया राष्ट्रवादी थे, मतलब प्रगतिशील राष्ट्रवादी थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम को किस तरीके से दिखाया है कि भाई अगर इंडिया एक ब्राइड है तो उसकी दो आँखें हैं, हिंदू और मुस्लिम। तो मतलब ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बिलीव करते थे। पर अगर हम 80s की बात करें, कब के 80s की बात करें, 19th सेंचुरी के 80s की बात करें। 19th सेंचुरी बोले तो 1801 से 1900 तक चलने वाला पीरियड होता है, और उसमें भी 80s की बात करें मतलब हम 1880s की बात कर रहे हैं, 1881, 1882। तो इस टाइम में जो हमारे सर सैयद अहमद खान थे वो एडवाइस करने लगे मुस्लिम्स को कि भाई आपको कांग्रेस ज्वाइन नहीं करनी है। एक बार फिर से सुनो, 80s किसका, 80s 19th सेंचुरी का। तो 19th सेंचुरी कौन सा पीरियड है जो 1801 से 1900 तक चलेगा, इसके 80s की बात करें मतलब हम 80s की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने एडवाइस किया मुस्लिम को कि भाई आप कांग्रेस ज्वाइन ना करें। सर सैयद को फेयर था, डर था कि जब ब्रिटिश इंडिया से चले जाएंगे, ब्रिटिश इंडिया को छोड़ देंगे, ब्रिटिश विड्रू कर लेंगे, तो जो हिंदूज़ होंगे वो डोमिनेंट रोल प्ले करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन इकॉनमी में, इंडियन सोशल अफेयर्स में। तो ही वॉज इन फेयर। उन्हें डर लगता था कि जैसे ब्रिटिश विड्रू करेंगे हमें एक नया रूलर मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हिंदूज़। हिंदू एक डोमिनेंट क्लास होगी, डोमिनेंट पॉलिटिकल क्लास होगी, इकोनॉमिक रोल भी ज़्यादा हिंदूज़ का रहेगा, सोशल अफेयर्स में भी हिंदू ज़्यादा रहेंगे। तो भाई ये इस डर में थे कि ना ही तो राजनीति हमारी रहेगी, ना आर्थिक व्यवस्थाएं हमारी रहेंगी, नहीं तो समाज में हमारा कोई रोल रहेगा। तो बेचारे डरे हुए थे, पर ये डर बिन मतलब के इन्होंने पाल रखा था। आज भी मुस्लिम हमारी कंट्री में रहते हैं, उनका उतना ही पॉलिटिकल रोल है, सोशल रोल है, इकोनॉमी में भी वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं। सर सैयद अहमद ने स्कूल बनाया कहाँ पर, अलीगढ़ में, ठीक है, 1875 में। वो कॉलेज बन गया। कौन सा कॉलेज बना बेटा, मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। फिर से ध्यान से सुनना, सर सैयद अहमद ने एक स्कूल खोला कहाँ पर, अलीगढ़ में, जो 1875 में डेवलप हुआ एक मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में। इसको एस्टेब्लिश करने के पीछे सर सैयद अहमद खान के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो पहला था कि वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट करना मुस्लिम्स के बीच में, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना मुस्लिम्स में, तो टू पॉपुलराइज साइंटिफिक एंड वेस्टर्न लर्निंग एमंग मुस्लिम, जो मुस्लिम्स थे उनके बीच में
साइंटिफिक लर्निंग को प्रमोट करना, वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट करना, देन टू प्रमोट लॉयल्टी टूवर्ड्स द रूलर्स एंड विन देयर फेवर। और इस कॉलेज के थ्रू वो चाहते थे कि जो मुस्लिम्स हैं वो किसके टूवर्ड्स हो जाएं, लॉयल, ब्रिटिश के टूवर्ड्स लॉयल हो जाएं, और ब्रिटिश इसके अगेंस्ट में हमें क्या देंगे, फेवर। ये जो कॉलेज था ये सेंटर बन गया मूवमेंट का। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना, सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि मुस्लिम्स लॉयल बन जाए ब्रिटिशर्स के, और ब्रिटिशर्स से लॉयल्टी जब मुस्लिम्स की रहेगी तो ब्रिटिशर्स मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे और उनके फेवर में डिसीजंस लेंगे। बाद में इसे हम जानते हैं किसके नाम से, अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से। कॉलेज सेंटर बन गया मूवमेंट का, और बाद में इसी मूवमेंट को किसके नाम से जाना, अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से जाना। एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान ने एक लीड और ली। इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन बनाया और इसका ऑब्जेक्टिव था कि लॉयल्टी को प्रमोट करना है टुवर्ड्स द रूलर। अल्टीमेटली अंग्रेज़ों की बातें सुनना है, उनकी बातें मानना है। क्यों मानना है भाई, क्योंकि अंग्रेज़ हमें फेवर देंगे। तो इन्होंने बाद में एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन बनाया, और इसको बनाने के पीछे उनका उद्देश्य एक ही था कि भैया आपको लॉयल्टी प्रमोट करनी है टुवर्ड्स द रूलर, और मुस्लिम्स को रोकना है कि भाई वो किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्ट ना लें। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस टाइम बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स चल रहे थे, रेडिकल मूवमेंट्स चल रहे थे। तो सर सैयद अहमद खान नहीं चाहते थे कि कोई भी मुस्लिम इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले। ऐसा नहीं करे कोई भी मुस्लिम, वो ब्रिटिशर्स के साथ में रहे, जिससे कि ब्रिटिशर्स क्या करेंगे बेटा, उनको फेवर करेंगे। बेटा ये जो सारे काम सर सैयद अहमद खान कर रहे थे, मुस्लिम्स के से कह रहे थे कि तुम अंग्रेज़ों के वफ़ादार बन जाओ, लॉयल बन जाओ, कांग्रेस में शामिल ना हो। इन्हीं की वजह से, उनकी इन्हीं डीड्स की वजह से, इन्हीं कार्यों की वजह से, इन्हीं इवेंट्स की वजह से, इन्हीं घटनाओं की वजह से जो इमेज थी सर सैयद अहमद खान की, वो कैसी बन गई कि भाई ये वफ़ादारों के वफ़ादार हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों के वफ़ादार हैं, वफ़ादारों के वफ़ादार हैं, इस तरीके से उनकी इमेज बन गई। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem to write in comment section, we'll start part 2 with this topic.